गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 9वीं में हम लोग अध्याय 4 का भूगोल का अध्याय 4 जिसका भाग 3 अध्ययन करेंगे हम लोग। ये भाग 3 आपका इसमें भारत की नदियां एवं अपवाह प्रणाली का भाग 3 अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले भाग में हम लोग ने अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा था कि इसमें नदियां कौन कौन सी स्थिति में होकर बहती हैं, जिसमें वृत्ताकार था, जालीनुमा था, केंद्रोन्मुख था, आयताकार स्थिति में नदियां धरातल के अनुसार जिन जिन क्षेत्रों से बहती है, जिस प्रकार से वहाँ की धरातल होती है उस प्रकार से उनका बहाव होता है। और अनेक क्षेत्रों से बहते हुए नदियां अपने साथ कई नदियों को लेकर समाहित होकर बहती हैं, तो ये बेसिन का निर्माण करती है। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे आज भाग 3 में नदियों का जो बेसिन बना हुआ है, जिसमें आपका सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा नदी है। तो ये सारी नदियां हैं जो बेसिन बनाती हैं। तो इसमें हम लोग आज सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी का बेसिन के क्षेत्र में पढ़ेंगे। इस नदी में देखेंगे ये इस बेसिन में सिंधु नदी, झेलम, चिन्नाव, रावी, व्यास, सतलज, ये जो नदियाँ थी ये हिमालय पर्वत से निकलती हैं और दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में की ओर बहती हुई ये खास करके सिंधु नदी में समाहित होती हैं। इसमें प्रमुख रूप से सिंधु नदी है, मतलब मुख्य नदी इसमें सिंधु नदी है। और इनकी जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, झेलम, व्यास, रावी, चिन्नाव, सतलज, ये जो नदियां हैं ये इनकी सहायक नदियां कहलाती हैं। और इसमें देखेंगे इसमें सिंधु नदी प्रमुख है, जो कि कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से के दक्षिण भाग से निकलकर वह इसमें लद्दाख में प्रवेश करती है। और इसमें यहाँ पर देखेंगे इसमें जो गास्कर श्रेणी है, गास्कर श्रेणी जिसमें देखेंगे गास्कर श्रेणी में यहाँ पर ग्लेशियर आदि का निर्माण में छोटी छोटी सहायक नदियाँ बनाती हैं। ग्लेशियर में देखोगे जो ग्लेशियर उसको कहते हैं जब नदियों में यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ता है तो हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनमें क्या हो जाती हैं, बर्फ जम जाता है और उसी को जब वो ग्लेशियर पिघलता है तो ये नदियों के रूप में प्रभावित मतलब नदियों में जाकर मिल जाती हैं। इसी में देखते हैं हम लोग इसमें इसके पर्वतीय क्षेत्र में गहरे गार्ज जो सक्री पट्टी की घाटी के समान बहती है। इसका अधिकांश बहाव क्षेत्र पाकिस्तान क्षेत्र में है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम दिशा में की ओर बहती हुई यह अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु नदी यहाँ पर देखेंगे दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में बहते हुए वह अरब सागर में जाकर गिरती है। और यहाँ पर जब सिंधु नदी गिरती है तो इसमें किसी भी प्रकार का डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर देखोगे ये जो नदियाँ हैं, सिंधु नदी के साथ साथ कई ऐसी नदियाँ हैं जो कि उसमें जाकर मिलती है, उसको वो एक बेसिन का क्षेत्र का निर्माण करती है। इसी में देखते हैं हम लोग गंगा नदी देखेंगे। गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ भारत के उत्तरी भाग में स्थित विशाल मैदान का निर्माण करती है। जो हमारा भारत का जो क्षेत्र है भारत का उत्तरी भाग है वो मैदानी क्षेत्र है। और आप लोग पढ़े होंगे कि भारत में जो उत्तर मैदान का निर्माण है ये गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए हुए अवसादों से मिलकर बना हुआ है। और इसी कारण से यहाँ पर गंगा नदी देखोगे यहाँ प्रमुख रूप से होती हैं। और इसमें ये नदियाँ बाढ़ में प्रत्येक एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी का जमाव करती हैं, जिसमें यहाँ पर देखोगे इसमें बहुआयत जिसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ अनेक क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं, जिसके कारण से वो जगह जगह से अपने साथ अवसादों को लेकर आती है। तो यहाँ पर जो मिट्टी का निर्माण यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र में मिट्टी का जमावट होता है वो जलोढ़ मिट्टी, खास करके गंगा के नदी के मैदानों का निर्माण में जलोढ़ मिट्टी सबसे प्रमुख रूप से रहता है इसमें। और इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। और एक चीज़ तो ये भी है कि यहाँ पर गंगा
गंगा के उत्तरी मैदान का जो निर्माण है उसमें भारत की लगभग 1/3 जनसंख्या निवास करती है। लगभग 45% जनसंख्या केवल उत्तर भारत में ही यहाँ पर निवास करती है, क्योंकि इसका प्रमुख कारण है कि यहाँ पर देखोगे समतल मैदान होने के साथ साथ ये यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था है और जो मिट्टी का उपजाऊपन भी है, जिसके कारण से लोग यहाँ पर कृषि का कार्य बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और इसीलिए इसका यहाँ पर जो भारत का सबसे अधिक अनाज का उत्पादन इन्हीं क्षेत्रों से में होता है, इसीलिए इसे अन्न भंडार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं सुंदरवन में मानव जीवन। सुंदरवन में मानव जीवन गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यहाँ पर कई धाराओं में बढ़ जाती है और यहाँ के साथ साथ लाए हुए जो अवसाद हैं उनको उन क्षेत्रों में ले जाकर जमा करती हैं। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा नदी के द्वारा हुआ है और ये पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में है, क्योंकि आप देखे होंगे कि ये सुंदरवन डेल्टा जहाँ हिमालय पर्वत से जब गंगा नदी निकलती है और भारत के उत्तरी मैदान से बहते हुए जब वह अपनी अंतिम अवस्था में पहुँचती हैं तो वो कई भागों में बढ़ जाती है और अपने द्वारा लाए हुए अवसादों को उन क्षेत्रों में जमा करती हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। ये डेल्टा का निर्माण सुंदरवन के नाम से जाना गया है, जिसमें भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर के लोगों का जीवन देखोगे, यहाँ के लोगों का प्रमुख जो पेशा है वह मछली पकड़ना है, खेती करना है, पशुपालन है, जंगल में शिकार करना है। इस प्रकार से यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करते हैं, क्योंकि डेल्टाई क्षेत्र है और डेल्टाई क्षेत्र होने के कारण से वहाँ पर के लोगों के लिए प्रमुख रूप से व्यवसाय होता है यहाँ पर कि यहाँ पर कृषि करते हैं लोग, और कृषि करके साथ साथ ये जो क्षेत्र है वो वहाँ पर मछली पकड़ना और देखोगे यहाँ पर शिकार करना, ये लोगों का यहाँ का प्रमुख व्यवसाय बना हुआ है। इस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करते हैं। पीने योग्य पानी बड़े ही यहाँ पर पीने के लिए पानी का मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में देखोगे ये समुद्री इलाका है। वहाँ पर समुद्री इलाका होने के कारण से यहाँ पर जो पीने का पानी लोगों के जीवन में वहाँ पर लोगों की जीविका को चलाने के लिए पीने के पानी के लिए बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पीने योग्य पानी नहीं मिल पाता है। यहाँ पर देखेंगे इसमें मछली और केकड़ा पकड़ने का मछली और केकड़ा पकड़ने में यहाँ पर जुगत तथा यहाँ पर असर लोगों तक का यहाँ पर बाघ के शिकार हो जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे जब व्यक्ति शिकार करने जाता है, चाहे वो मछली पकड़ने जाता है चाहे केकड़ा पकड़ने जाता है, तो जो सुंदरवन डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष है, वहाँ सुंदरी नामक वृक्ष का पूरा जंगल है। वहाँ पर कभी कभी इंसान शिकार करने जाता है, किंतु कभी कभी जानवरों का भी शिकार हो जाता है। और यहाँ पर बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, जिसके कारण से यहाँ उपजाऊ मिट्टी है, जिसमें इसमें रिहायशी इलाकों में खारे पानी के कारण से यहाँ जो भूमि का जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, नष्ट हो रही है। यहाँ पर पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, जंगल में हरियाली कम हो रही है और सुंदरवन में अब सुंदरी वृक्ष कम हो रहे हैं। हाथी घास काटी जा रही है तथा यहाँ पर हाथी घास में के पत्ते जो पत्ते बाघ की पर बनी हुई यहाँ पर बस्तियाँ के समान होते रहते हैं, जहाँ पर बाघ यहाँ आसानी से छिप जाता है। इस घास के कटने के साथ साथ यहाँ पर ये बाघ भी बाहर आ जा रहे हैं।
ये देखोगे सुंदरवन डेल्टा पहले जो था, जब मतलब स्वतंत्रता के पहले की बात करते हैं तो इसमें सुंदरवन डेल्टा बहुत अधिक घना था। वहाँ पर लोगों को रहना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि वहाँ अपने जीविका को चलाने के लिए वे मछली का शिकार करते थे, और जैसे केकड़ा पकड़ना है, मछली पकड़ना है, और जो छोटे छोटे कार्य हैं वो करके वे अपनी जीविका चलाते थे। किंतु अब धीरे धीरे वहाँ पर जंगल धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। हाथी के इतना बड़ा जो घास रहता है उसको भी काटते जा रहा है, जिसके कारण से जंगली जानवर वो जंगलों में ना रहकर वो शहर की ओर आने लग गए हैं। और इसी के कारण से देखेंगे धीरे धीरे यहाँ की जो प्रसिद्धता है वो समाप्त होते जा रही है। इसमें देखेंगे अपनी रक्षा के लिए वह बाघ मनुष्य पर हमला कर रहे हैं, और यहाँ पर आबादी का अतिक्रमण अघोषित कम से कम क्षेत्र में हो रहा है। उस डेल्टा में बाढ़ आती है जब बाघ और जो शायक यह कर अपने किनारों पर आ जाते हैं। यहाँ पर जब बरसात के दिनों में जब बाढ़ बहुत तेज हो जाता है तो वहाँ पर के जो जंगली जानवर हैं, बाघ है, चीता है, शेर है, इन लोग क्या होते हैं, ये बाहर निकल कर, जंगलों से बाहर निकल कर आ जाते हैं, जिससे लोगों के लिए खतरा बना हुआ रहता है। जब डेल्टा पर बाढ़ आती है तो यहाँ पर के बाघ ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर लोगों को यहाँ पर आकर शहरों में घुस जाते हैं, तथा यहाँ पर देखेंगे स्थानीय लोगों द्वारा शिकार के कारण से जंगल में यहाँ पर बाघ और भोजन कम हो जा रहे हैं। हिरण और जंगली जानवर सुअर कम हो गए हैं, इसलिए यहाँ बाघों द्वारा मानव का शिकार किया जा रहा है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल के जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर सन 2004 में लगभग 6 लाख लोग यहाँ पर पलायन कर चुके हैं, जिसमें यहाँ पर देखोगे ये जो पत्थर की प्रतिमा और हिंगलाज गोसान जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर क्षेत्रों में बांस नहीं बच रहे हैं, जिसमें बनाए गए यहाँ पर तटबंध दूर से रहे हैं, जिससे भारी मात्रा में जनधन की हानि हो रही है। यहाँ पर देखेंगे जो सुंदरवन डेल्टा है उसका संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है कि सुंदरवन डेल्टा जब भारत को जब आज़ादी मिली थी उस समय का और अभी के सुंदरवन डेल्टा में बहुत अधिक अंतर दिखाई देता है, क्योंकि उस समय देखेंगे बहुत अधिक घने जंगल थे, लोगों को वहाँ पर घुसना भी मुमकिन नहीं होता था, किंतु धीरे धीरे यहाँ पर लोग अब वहाँ तक का पहुँच गए और जंगलों को भी धीरे धीरे काटने लगे हैं, जिससे सुंदरी नामक वृक्ष में भी कमी आ गई है, और जो घास थे, बड़े बड़े घास थे, उसको भी काट रहे हैं, जिसके कारण से जिसमें हाथी भी छुप जाता था, वो घास भी क्या हो गया, वहाँ पर कम हो गए हैं। और इसी के कारण से देखेंगे जब वहाँ पर वन कम होते जा रहे हैं और उसके कारण से वहाँ के जो जंगली जानवर है वो बाहर निकलकर लोगों को शिकार कर दे रहे हैं, जिसके कारण से आसपास के लोगों के लिए ये मतलब खतरा बना हुआ है। अब इसमें देखेंगे ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो किस प्रकार से है। यह बेसिन पर्वतीय क्षेत्रों के द्वारा लाई गई मिट्टी में से निर्मित है। यह बेसिन की प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र है और इसमें तिब्बत में जो मानसरोवर झील से के निकट एक हिमनद से निकलती है, और यह नदी तिब्बत के यहाँ पर संगयो और असम में जो विभाग के भाग से जानी जाती है, तथा यहाँ पर तीसरा जो यहाँ पर धौलागिरी तथा यहाँ पर सरेली अन्य क्षेत्रों में ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती हुई जाती है, जिसमें ये अनेक क्षेत्रों में बहकर ये अपने साथ छोटी छोटी सहायक नदियों को लेकर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है।
तो यहाँ पर भी देखोगे ब्रह्मपुत्र में जो बेसिन क्षेत्र बना हुआ है वहाँ पर लोगों के लिए सिंचाई के साधन भी उपलब्ध हैं। नदियों में बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं जिसके कारण से यहाँ पर जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। तो इतने सारे मतलब नदियों से यहाँ बहुत अधिक लोगों को लाभ मिला हुआ है। अब देखते हैं नर्मदा नदी एवं उसकी ताप्ती नदी। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये इस नदी में का निर्माण इस बेसिन नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इस बेसिन का निर्माण नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के द्वारा बनाया गया है। का निर्माण एक पतली पट्टी के रूप में इन नदियों द्वारा किया गया है और इन दोनों नदियों में एक दूसरे के समानांतर पश्चिम दिशा में संकरी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ये दोनों नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं और जबलपुर के समीप या भेड़ा घाट नामक स्थान पर नर्मदा नदी संगमरमर की चट्टानों से होकर निकलती है तथा बहती है तथा यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसमें देखेंगे गोदावरी नदी का बेसिन क्षेत्र किस प्रकार से है। इस बेसिन क्षेत्र का निर्माण गोदावरी नदी की और उसकी सहायक नदियां, जो कि इसमें देखेंगे वेनगंगा तथा मंजरा और यहाँ कई छोटी छोटी नदियों के द्वारा हुआ है। इसमें ये नदियाँ संकरी पट्टी के द्वारा बेसिन का निर्माण करती, संकरी एवं चौड़ी पट्टी के द्वारा इसका बेसिन का निर्माण है। पूर्वी घाट की ओर से यह आंध्र प्रदेश एवं पोलापरम के पास यह एक बंदरगाह से होकर यह एक कंदरा से होकर बहती है। और फिर इसके बाद देखेंगे कृष्णा का बेसिन क्षेत्र। यह नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से यहाँ पर महाबलेश्वर के निकट से निकलकर महाराष्ट्र में कर्नाटक आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तथा कावेरी नदी का बेसिन क्षेत्र किस प्रकार से है। इस नदी में यहाँ का उद्गम क्षेत्र कर्नाटक राज्य में यहाँ पर कुर्वा नामक स्थान पर हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं इसमें अमरावती तथा भवानी तथा और इसमें हेमवती, सिकला तथा मोइल और कबिनी आदि, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कृष्णा नदी में जाकर कावेरी नदी में जाकर मिलती हैं और एक बेसिन का निर्माण करती हैं और फिर वह अपने क्षेत्र से होकर बहते हुए वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इसमें देखेंगे भारत की जो नदियां हैं, खास करके जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, सतलज है, सिंधु है, झेलम, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, इसमें कृष्णा नदी है, गोदावरी है, कावेरी नदी है। ये एक बेसिन का निर्माण करती हैं। बेसिन का निर्माण करके अपने साथ कई सारी सहायक नदियों को लेकर आती हैं और वे खास करके सिंधु नदी को छोड़कर बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो बच्चों इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें कई सारी नदियां हैं जिसने जो बेसिन का निर्माण करती हैं और वे लोगों के लिए बहुत अधिक मतलब उपयोग होता है, क्योंकि कई सारी नदियां ऐसे हैं जिसमें वह बेसिन का निर्माण करके और उसमें मनुष्य के द्वारा इसमें जो सिंचाई के साधन है वो उपलब्ध कराती है, जिसके कारण से यहाँ पर अनाज का उत्पादन संभव हो पाता है। क्योंकि यहाँ पर अधिकांश करके देखा जाएगा तो मानसूनी हवाओं के द्वारा ही यहाँ पर पानी गिरता है। तो अधिकांश करके किसान लोग इसमें नदियों, जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं वो नदियों पर निर्भर होते हैं ताकि उनको सिंचाई के साधन उपलब्ध हो सके, ताकि वो 12 महीना फसलों का उत्पादन कर सके। तो बच्चों इसमें ये भाग 3 था आपका। ये आपको अच्छे से अध्ययन करके आपको इस पाठ का आप लोग इसमें छोटे छोटे जो प्रश्न हैं उसको आप निकालेंगे और कॉपी में लिखकर याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।